अगर आप सीए फाइनल एससीएमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मन में जो जो लास्ट मिनट क्वेरीज आती है उन सब का जवाब इस वीडियो में है, तो इसको पूरा देखें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीए फाइनल एससीएमपी अभी एग्जाम दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें 4 मंत्र आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको एग्जाम को स्कोर करने में हेल्प करेगा। दूसरा, हम आपके साथ बात करेंगे कि लेंथ ऑफ आंसर्स क्या होना चाहिए। तीसरा, हम आपके साथ बात करेंगे कि एक आंसर का स्ट्रक्चरिंग कैसे होना चाहिए। चौथा, हम आपसे बात करेंगे कि स्किल वर्ब्स का क्या इम्प्लीकेशन है और उसको कैसे डील करते हैं। और पांचवा, हम आपसे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं एक आंसर को लिखने में। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप के आंसर्स होते हैं, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो आपको ध्यान रह जाए तो आपका आंसर इन जनरल आराम से अच्छा क्वालिटी का बन जाएगा। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले 4 मंत्र के बारे में बात करते हैं। सब ये 4 को एकदम गांठ बांध लो कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना, तो सबसे पहले कीवर्ड्स को दिमाग में रखने का आदत रखना। जो भी आप पढ़ाई किए हो उसमें कीवर्ड्स आप बहुत सारा लिखे हो, बट कीवर्ड्स को और एक बार एग्जाम के पहले अगर घुमा के जा सको तो बहुत अच्छा है। मतलब क्वेश्चन का टॉपिक पढ़ा या कॉन्सेप्ट का टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स 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 क्या है, उसको कैप्चर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप कोई भी टॉपिक खोल लेते हैं बियॉन्ड बजटिंग, तो बियॉन्ड बजटिंग का कीवर्ड्स क्या है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजट उसका कीवर्ड्स क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का कीवर्ड्स क्या है, काइजन का कीवर्ड्स क्या है, टीपीएम में कीवर्ड्स क्या है, 5S के कीवर्ड्स क्या है। कुछ कुछ तो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आपको 5S में जैसे 5 कंसेप्ट तो याद रह जाएंगे, बट एक एक एस का भी कुछ कीवर्ड्स होता है। ठीक है, कि स्टैंडर्डाइज में क्या लिखना है, शाइन में क्या लिखना है, सेट इन ऑर्डर में क्या लिखना है, सॉर्टिंग में क्या लिखना है, उसका भी अंदर का कीवर्ड्स भी होता है। तो कीवर्ड्स ऑफ कंसेप्ट एंड कंसेप्ट का जो पॉइंट्स होता है उस पॉइंट का भी कीवर्ड को कैप्चर करना है। सेकेंड नंबर आपको लिए स्ट्रक्चर ऑफ आंसर एक इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप रैंडम कोई भी आंसर को किसी भी तरीके से लिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है मैं डिटेल में बताता हूं आपको। थर्ड नंबर, आंसर कंप्लीट दिखना चाहिए। मतलब अधूरा अधूरा आंसर रहेगा तो फिर मार्क्स कम मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतना लंबा लिखने लग जाते हो कि आता हुआ भी कंप्लीट नहीं करते हो आंसर, तो बीच का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। स्टार्टिंग ठीक रहता है, बीच का ज़्यादा बड़ा हो जाता है और लास्ट इसलिए पहुंच नहीं पाते। क्या तो टाइम कम रहने के कारण उसको स्किप कर देते हैं, बट कैसे उसको एंड करके निकल जाना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक दिखने में एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे का आंसर कंप्लीट है। और फोर्थली, अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने अपनी बात बताऊं, एज अ स्टूडेंट मेरे हमेशा एक प्रॉब्लम रहता था कि मेरा कैलकुलेशन एरर होता ही होता था। तो उसका सॉल्यूशन क्या किया मैंने हमेशा से अपनी पढ़ाई में, और आज भी पढ़ाते समय भी कभी कभी मेरे से वो एरर हो जाता है, तो मैंने एक सिस्टम बनाया हमेशा कि मैं कोई भी कैलकुलेशन को करने के बाद दोबारा चेक करूंगा। वो दोबारा चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लर्निंग इफेक्ट तो जल्दी होता है, बट कुछ एरर हो रहा होता है तो वो मिल जाता है। तो मैं ध्यान रखता हूँ, क्रॉस चेक करते रहता हूँ कि जहाँ जहाँ पॉसिबल क्रॉस चेक है वो लगाते रहूँ, जिससे ये टैली हो रहा है कि नहीं, वो टैली हो रहा है कि नहीं, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि मेरा कैलकुलेशन एरर हो रहा है कि नहीं। और जो भी मैं एडिशन करता हूँ या सब्ट्रैक्शन करता हूँ, जो भी कहाँ पर भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं हमेशा उसको 2 बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, कहीं मेरे से कोई बटन दबाने में एरर तो नहीं हो गया। सो दिस हेल्प्स मी टू कीप माई एक्यूरेसी, राइट। तो ये 4 मंत्र है। इसके बाद आपको ये जानना है कि लेंथ ऑफ आंसर्स क्या होना चाहिए। लेंथ ऑफ आंसर्स, देखिए कोई भी आंसर आपका नॉर्मली एक्सेप्शनल कोई एक आध क्वेश्चन होगा तो होगा, बट अदरवाइज 6 मार्क तक का ही आता है। ये मैं पास्ट पेपर्स को देखकर आपको बता पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स अभी सामने में खोले थे। अगर आप नज़र से निकालोगे मेरे साथ साथ तो यू विल सी दैट एक्सेप्शनली कोई एक क्वेश्चन 9 मार्क का दिख गया, बट अदरवाइज सब 5 4 ऐसे कई आते हैं। 6 7 7 वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है जनरली, 5 1 4। सो लेंथ ऑफ आंसर के लिए कभी वरी नहीं करना है। लेंथ ऑफ आंसर हमेशा ये ध्यान रखना, क्रिस्प रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। अब देखो कोई भी आ रहा है ना, 4 3 5 5 5 4 2 4 3 4, बड़ा क्वेश्चन है तो भी क्या हुआ, उसका कुछ ना कुछ ब्रेकअप है जिसके कारण वो छोटा छोटा हो जाता है। तो छोटा छोटा आंसर के तरह आंसर का स्टाइल बनाना है। मतलब अननेसेसरी रबड़ के तरह आंसर खींचना नहीं है।
ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट लिखना ही है। आपको 4 मार्क में 2 क्वालिटी पॉइंट याद है, आप 2 ही लिखिए, ठीक है। कोई जबरदस्ती 4 पॉइंट लिखना है ऐसा नहीं है। 4 मार्क के लिए 8 लाइन लिखना है ऐसा भी कोई रूल नहीं है। आपका 4 लाइन में परफेक्ट आंसर बन पा रहा है तो परफेक्ट आंसर लिखिए, अननेसेसरी रबड़ की तरह खींचिए मत। अभी क्या होता है, इंस्टीट्यूट का जो अपने रेकमेंडेड आंसर्स पढ़ते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि अपने बहुत लंबा लंबा आंसर पढ़े तो अपने को लगता है कि वो पूरा का पूरा उगलना है, तो दैट्स अ बिग चैलेंज। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आंसर कैसे लिखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर अगर आपका आंसर में बैठ रहा है ना तो आप छोटा भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर खाली ध्यान रखो तो आप अपने आंसर को छोटा कर दो। इंस्टीट्यूट जैसे लिखता है इतना बड़ा बड़ा उतना बड़ा आपको नहीं लिखना है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट एज पर मार्क्स एंड यू कैन नॉट काउंट द लाइन्स फॉर द मार्क्स कि 4 है तो 8, 6 है तो 12, 8 मार्क है तो 1 पेज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 8 है तो आप ऐसा सोचो ना कि 8 है तो आप करीब 16 सेंटेंस लिख लो, 4 है तो 8 सेंटेंस लिख लो, उससे ज्यादा क्या लिखोगे। करेक्ट, मतलब एक कहीं ना कहीं माइंड में एक वो ब्रैकेट रखो कि मेरे को इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इससे ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, आपका वो दूसरा क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। सेकंड नंबर, आंसर का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कुछ कुछ तो बच्चे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आऊंगा उस पर स्किल वर्ग में। और जो बड़े क्वेश्चंस का आंसर होता है ना, तो जिसमें मान लीजिए 6 मार्क का या 8 मार्क का वैसा कुछ आंसर आएगा, 8 मार्क का तो बहुत रेयर है बट 6 मार्क तक का हाईएस्ट में उसका जब आंसर आता है तो आपका स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना, आपने अपने ये आंसर्स में पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन आपने किया है कि इंट्रोडक्शन सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट होता है इंट्रोडक्शन जिसमें आप डेफिनेशन क्या होता है या फिर कंपनी जो केस स्टडी दे रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करते हो। सेकेंड पार्ट में आप जाते हो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए जो मॉडल है वो मॉडल क्या है, उस मॉडल का डिटेल्स बताते हो, उसका स्टेजेस, उसका स्टेप्स, एप्लीकेशन कैसे होगा, उसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो बताते हो। थर्ड स्टेप में आप जाते हो कि वो मॉडल कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे उतर जाते हो, उसका एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन का कोई स्टेप्स है जो आपने पढ़ा हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन में समझ में आ रहा है तो वो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि जो मेन केस स्टडी है उस केस स्टडी का लिंक जरूर करना कि ये स्टेप 1 ये लोग अप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, स्टेप 2 ये लोग अप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, लाइक दैट। एंड लास्टली कंक्लूड जरूर करना, कंक्लूजन के समय बताना कि अगर इसको अप्लाई करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन करने के कारण क्या कॉस्ट बेनिफिट भी आ सकता है उसका भी ध्यान रखना है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों चीज का ध्यान रखते हुए फाइनली कंक्लूजन लिखा जाएगा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप बोल देंगे अदर फैक्टर्स हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ऐसा अब ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर आ गया तो अब आने वाले जो आंसर्स है आप उस स्ट्रक्चर को खोजना, बस आंसर में वो स्ट्रक्चर को खोजना, देखना कि पहला में इंट्रोडक्शन और इशू डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिख रहे हैं, स्टेजेस और स्टेप्स में हम क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम किस बारे में बात करें। कई बार उसमें कैलकुलेशंस आ जाता है, कई बार थ्योरी होता है तो उसमें स्टेप्स आ जाता है, तो वो स्टेप्स को कैसे एलैबोरेट कर रहे हैं हम लोग कंपनी के प्रॉब्लम के हिसाब से, और कैलकुलेशन है तो कॉस्ट बेनिफिट कैसे करें, वो बड़ा आसान सा होता है, वो आप लोग हैंडल कर लेते हो, और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आंसर आपको हमेशा ध्यान रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट अगर आप कर पाते हो मिनिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस में तो चलेगा ना। अब 8 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप 16 सेंटेंस का एक लिमिट बना लो, 17 सेंटेंस का लिमिट बना लो, 2 पेज का लिमिट बना लो, ऐसे एक लिमिट बनाना होगा कि 8 मार्क 2 पेज, 6 मार्क 1.5 पेज, समथिंग लाइक दैट, 4 मार्क 1 पेज। ठीक है, तो ऐसे एक लिमिट बना के लिखो, अननेसेसरी लंबा लंबा मत लिखना जिससे कि आपको ये लगे कि मेरा पेपर ही खत्म नहीं हो रहा है। अब मैंने 2 पेज 4 पेज बोल दिया वॉटेवर, तो यह नहीं कि बस उतना ही, डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग ऑल्सो, इसलिए मैंने बोला ना सेंटेंस का एक लिमिट बना लो, दैट इज ऑल्सो मोर इजी वे टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ रहा है स्किल वर्ड्स। स्किल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स में स्किल वर्ड्स कई बार आपको स्ट्रक्चर बता देते कि क्या लिखना है, तो अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा स्किल वर्ड्स मिल जाता है तो इट हेल्प्स यू। एक्चुअली इससे डरना नहीं है, ये आपका हेल्प के लिए आया कि आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली इसको सजाना कैसे, स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है। जैसे एक स्किल वर्ब है एनालाइज और कंपेयर। नॉर्मली देखा गया कि एनालाइज और कंपेयर है ना कोई प्रैक्टिकल नंबर्स के साथ किया जाता है, तो उस समय क्वेश्चन में जो कैलकुलेशंस दिए गए थे वो कैलकुलेशन करने के बाद उस कैलकुलेशन को लेकर
आपको कुछ नोट्स लिखने हैं कि यहाँ पे ये बढ़ गया, ये घट गया, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ, इतना अमाउंट से बढ़ गया, इतना अमाउंट से घट गया, इससे प्रॉफिट ये बढ़ जाएगा, इससे प्रॉफिट घट जाएगा। सो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। कंपेयर और एनालिसिस दोनों एक तरह से ही वर्क करता है, जिसमें नंबर्स को लेकर हम ये बताते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, कस्टमर खुश होगा कि नाराज होगा, फिर लास्ट ईयर से करेंट ईयर में, या फिर टारगेट और एक्चुअल में। इस तरह से कंपेयर करो। एनालिसिस और कंपैरिजन वाला स्किल वर्ब में कैलकुलेशन के बाद आपको अलग से एक पैराग्राफ देना ही देना है जिसमें आप कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड नंबर आता है डिस्कस, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। ये तीनों का यूज एक जैसा ही है। डिस्कस, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन जब आता है तो उसमें एज मच डिटेल एज पॉसिबल लिखने का कोशिश करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो ऊपर में बताया वो तो अपने लिखते ही हैं, उसके अलावा कभी कभी हम लोग ये भी लिखते हैं कि अगर एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करेगा कंपनी तो उसको क्या डिफिकल्टीज भी फेस करना पड़ सकता है। मतलब थोड़ा और क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है, उस डिफिकल्टीज का सोल्यूशन क्या है। जैसे हम कोई नया चीज इंप्लीमेंट करने जाएंगे जस्ट इन टाइम फॉर एग्जांपल, तो जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो उसको डिस्कस करें, तो उसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसका डिफिकल्टीज क्या आ सकता है और उस डिफिकल्टीज का सोल्यूशन भी क्या है, वहां तक हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी मैं टाइम को रिस्ट्रिक्टेड रखने के लिए एग्जैक्ट एग्जांपल अभी इस पे नहीं ले जा रहा, बट डिस्कस, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन का मतलब यही है कि यू हैव टू इलैबोरेट। जैसे इसमें एक और भी आ सकता है इलैबोरेट। ठीक है, इलैबोरेट भी इसी के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप सारा स्ट्रक्चर को बताने के बाद हो सके तो उसमें भी और 2 पॉइंट ऐड कर रहे हो। एंड जब पॉइंट्स ऐड कर रहे हो तो कंपनी के व्यू पॉइंट से ऐड करना कि इन दिस केस दिस कंपनी इज फेसिंग दिस इशू, सो व्हाइल solving this problem, while applying this step, it may further face this kind of problem for which that can be done। ऐसा आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पढ़ के दिख जाएगा तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एडवाइज, रिकमेंड और इवैल्यूएट। ये तीनों का एक जैसे ही होता है। एडवाइज, रिकमेंड, इवैल्यूएट में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत बार वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन से तो फाइनेंशियल इंपैक्ट जान पाते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट भी बताते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर होता है, वो भी बताते हैं अगर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है तो। ठीक है, और अगर वो थ्योरी ओरिएंटेड होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है थ्योरी ओरिएंटेड एडवाइस रिकमेंड आ जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें ऑप्शंस दें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, और उनमें से फिर कोई एक बेस्ट एज पर द गिवन केस चुन के बता दे कि ये बेस्ट अभी एज के सिनेरियो में लग रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए अगर हमसे पूछा जाए 6 सिग्मा यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं, तो 6 सिग्मा का कौन सा टेक्निक अप्लाई होगा, ऐसा अगर कुछ एडवाइस करने बोल रहा है, या 6 सिग्मा अप्लाई होगा कि नहीं वो पूछ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि 6 सिग्मा क्या होता है, फिर DMAIC होता है, DMADV होता है, उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में DMAIC जाएगा या DMADV जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जो अप्लाई होगा उसको चुन के कंक्लूड करूँगा। जैसे अगर मेरे को पूछेगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होगी इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में, एडवाइस करो या रेकमेंड करो या इवेल्युएट करो, तो मैं बोलूँगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, फिर उसके 2 टाइप होते हैं। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी में एक पेनिट्रेशन होता है, एक स्कीमिंग होता है। तो पेनिट्रेशन कैसे वर्क करता है, स्कीमिंग कैसे वर्क करता है वो समझाऊंगा, और इस केस सिनेरियो में क्या एप्लीकेबल होगा वो कंक्लूड करूंगा। तो रेकमेंड, एनालाइज, इवेल्युएट इस तरह से जनरली वर्क करता है। प्रैक्टिकल के सिनेरियो में आप फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल बताते हैं, और थ्योरी के सिनेरियो में आप ऑप्शंस क्रिएट करते हैं और उसमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर डिफाइन और ब्रीफली एक्सप्लेन जब आता है तो उसमें बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जैक्ट खाली डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन के बाद इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप एक लाइन और लिखो टू बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट यू हैव रिटन इन दिस डेफिनेशन। तो फॉर एग्जांपल आपको आ गया डिफाइन वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन का डेफिनेशन तो आपको पता ही कि इनपुट्स आउटपुट कन्वर्ट करने का जो डिफरेंट एक्टिविटीज होता है उसको वैल्यू चेन बोलते हैं। तो अब ये तो डिफाइन हो गया, बट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि एक लाइन और लिखो जो इसको सपोर्ट करेगा, जो इसका मीनिंग और अच्छे से एक बार और बता देगा।
तो आप ऐसे बोल सकते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, ऑल दो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आर इंटरलिंक्ड एंड टुगेदर फॉर्म द वैल्यू चेन। तो ऐसे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट टू आउटपुट बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज वैल्यू चेन। फिर उसी को सप्लीमेंट करने के लिए एक लाइन और लिखना है जो पहला वाला को एक्सप्लेन कर देगा। तो आपको ये सब कोई रटना नहीं है, आपको बस एक सप्लीमेंट्री लाइन देना है। तो ये दोनों मिल गया तो मैं समझूंगा आपने डिफाइन या ब्रीफली एक्सप्लेन को ठीक से समझ के हैंडल किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाल में आया था 6 C's ऑफ TQM डेमोन्स्ट्रेट करो। तो डेमोन्स्ट्रेट में अब बच्चे क्या करते हैं, खाली 6 C का फुल फॉर्म लिखाते हैं। C मतलब कोऑपरेशन, C मतलब कोऑर्डिनेशन, C मतलब कमिटमेंट, C मतलब कल्चर। बट डेमोन्स्ट्रेट बोला है, डेमोन्स्ट्रेट बोला मतलब आपको वो मीनिंग बताकर जो रेलिवेंट केस दिया हुआ उस केस के हिसाब से आपको कुछ अप्लाई करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इनको क्या करना है। जैसे एक और डेमोन्स्ट्रेशन आया, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM इस कंपनी में कैसे अप्लाई होगा। तो कोलैबोरेटिव होता है और एक एनालिटिकल होता है, एक स्ट्रेटेजिक होता है। तो ये कोलैबोरेटिव, एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक CRM जो होता है, तो वो CRM आपका कैसे इस पर्टिकुलर केस में ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट इन रेलेवेंस टू द केस स्टडी कि कैसे वो लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेट और इलस्ट्रेट एक तरह से ही काम करता है, इलस्ट्रेट भी उसी तरह से काम करता है। यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। इलस्ट्रेट खाली आ जाता ना तो कभी कभी क्वेश्चन में कोई केस लंबा नहीं दिया तो अपना मन से एग्जांपल देना पड़ेगा। इलस्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेट में गिव एग्जांपल्स, प्रेफरेबली एग्जांपल कहाँ से दोगे, क्वेश्चन में जो केस बनाया उसके हिसाब से, अगर वो नहीं तो बाहर से भी एग्जांपल देना पड़ सकता है। और लास्टली ये लिस्ट और स्टेट, ये बहुत इजी होता है। लिस्ट और स्टेट जब बोलता है ना तो बस एग्जैक्ट जो लिस्ट है वो स्टेट करना है, बस दैट्स इट। जैसे बोल दिया लिस्ट द टूल्स ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स, तो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स के जो लिस्ट हैं कि एक यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, एक जापान वाला है, एक ऑस्ट्रेलिया वाला है, एक सिंगापुर वाला है, एक हांगकांग वाला है, ऐसे बस नाम लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, तो लिस्ट और स्टेट सबसे आसान होता है जिसमें डायरेक्ट होता है वो पूरा, उसमें कुछ भी आपको इधर उधर घुमाना नहीं होता। ठीक है, तो लिस्ट स्टेट इज वेरी वेरी इजी, इसलिए उसको लास्ट में रखा। डेमोन्स्ट्रेट, मान लो लिस्ट स्टेट के थोड़ा ऊपर वाला हो गया, विथ एग्जांपल यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। इलस्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेट एक ही है। फिर डिफाइन और ब्रीफली एक्सप्लेन में क्या करना है, डेफिनेशन लिखकर उसका भी एक और लाइन लिखना है जो इस डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहा हो, डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हो। फिर एडवाइस, रेकमेंड, एवेलुएट में क्या करना है, प्रैक्टिकल है तो आपको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दोनों एंगल बोलना है। और अगर थ्योरी है तो उसके ऑप्शंस निकालकर उसमें से बेस्ट कौन सा है वो बताना है। फिर डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और इलैबोरेट ऐसे बोल रहे हैं तो सारा पूरा जो स्ट्रक्चर बताया वो कंप्लीट होना चाहिए। एट द सेम टाइम उस स्ट्रक्चर में भी कुछ कनेक्शन बैठाना पड़ेगा क्वेश्चन के केस स्टडी से, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकता है उसको करने में उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। एनालाइज और कंपेयर में जो नंबर्स के साथ आप खेलोगे उसको पैराग्राफ में लिखकर इंक्रीज डिक्रीज समझाना पड़ता है। ओके, कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली आपको रिलेट करने में और हेल्प करेगा। जैसे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल का क्वेश्चंस आता है, डिसीजन मेकिंग में आता है, रेलिवेंट कॉस्टिंग में आता है। तो फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से वो एक्सेप्टेबल है, बट अदर फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। ये अदर फैक्टर्स आप लोग JIT में भी बोलते हो कि भाई JIT परचेज सिस्टम फाइनेंशियली तो वेल एप्लीकेबल है, बट ठीक है अदर फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में भी होता है कि आपका फाइनेंशियली तो ये क्वालिटी प्रोग्राम एक्सेप्टेबल है, बट अदर फैक्टर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट के केस में हम लोग उल्टा भी बोल देते हैं कि अगर फाइनेंशियली ये वायबल तो नहीं है, बट अदर फैक्टर्स के कारण की क्वालिटी बढ़ाने से हम लोगों का लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, गुडविल, ब्रांड इमेज सब बेटर होगा, इसलिए उसको अप्लाई करना चाहिए। तो अदर फैक्टर्स हमेशा इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने फाइनल रिकमेंडेशन में, ये रिकमेंडेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, आपको एनालिसिस और कंपैरिजन वाला जो स्किल वर्क बताया था उसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जैसे आ गया, तो वेरिएंस एनालिसिस का ना स्पेसिफिक फंडा है कि आपको इंटरलिंक ऑफ वेरिएंस समझाना पड़ेगा। जैसे लेबर
कॉस्ट वेरिएंस के लिए अगर एनालिसिस लिख रहे हैं तो उसका रेट वेरिएंस क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है वो बताया, फिर रेट वेरिएंस का रीजंस बताया, एफिशिएंसी वेरिएंस का रीजंस बताया, एफिशिएंसी और रेट में कोई कनेक्शन बैठ रहा है क्या वो बताया, और एट द सेम टाइम ये भी बताया कि भाई प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस भी एनालिसिस करना चाहिए, इससे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल पार्ट ऑफ वेरिएंस पता चल जाता है। तो अब आप इस व्यू पॉइंट से एक बार और आंसर्स में नजर घुमाओगे ना, आपको लगेगा हाँ हाँ ये सब भी है, तो आपको वो सब अब दिख जाएगा जो आपको अभी तक शायद नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट बजट का जो क्वेश्चन होता है उसमें मैंने देखा मोस्टली क्या होता है ना, उधर वो लास्ट में बोलता ही है रिव्यू ऑफ बजट इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बजट इज रिक्वायर्ड, तो ये एक उसका कीवर्ड है, स्ट्रक्चर में उसका घुसा दिया करो जो एक रिकमेंडेशन की तरह आप दे देते हो। सूटेबल ट्रांसफर प्राइस का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग जनरली ना अलग अलग ट्रांसफर प्राइस का नाम बोलने लगते हो, बट नाम नहीं बोलकर मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस पे पहले फोकस करोगे, जिसको रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस भी बोलते हैं। उसके बाद आप खोजोगे कि और कौन सा मेथड यहाँ पे लग सकता है और वो उसका लिखने का जरूरत भी है कि नहीं। फिर क्वालिटी कॉस्ट का जब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल के बारे में एक थ्योरेटिकल लाइन लिखा जाता है कि आपका हो सकता है अभी यहाँ पर क्वालिटी प्रोग्राम फाइनेंशियली वायबल नहीं है, बट हाउएवर आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी मतलब अभी क्वालिटी पे इन्वेस्ट नहीं करी है, तो कंपनी मैक्सिमम कितना लेवल ऑफ डिफेक्ट टॉलरेट कर सकती है उसी के हिसाब से वो अपना क्वालिटी प्रोग्राम के बारे में सोचे। तो ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपको ये सब बताया हुआ है, तो मैं अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं खोल रहा, थोड़ा टाइम को कम करने के लिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहता, आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आपको वो देख लेना कि क्वालिटी प्रोग्राम का जब इवेल्युएशन का कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग वो मैक्सिमम टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट के बारे में भी एक लाइन ऑफ कमेंट लिख रहे होते हैं। अब ओई के बारे में अगर समझ आ जाए, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में, तो उसमें 3 फैक्टर होता है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, तो तीनों मिला के 85% होना चाहिए, ये आपको मालूम है। तो नाउ द थिंग इज डोंट राइट कमेंट स्ट्रेट ऑन द टोटल, यू शुड राइट इंडिविजुअली कि एक 90 होना चाहिए था, एक 95, एक 99, तो इंडिविजुअली वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद भी कमेंट लिखने का स्टाइल में कुछ 4 पॉइंट्स होता था ओई का, कि एक आपको पहले डेटा कलेक्शन करना है, फिर दूसरा पॉइंट उसका एनालाइज करना है चार्ट्स में, तीसरा है कि उससे कंक्लूजन निकालना है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ जा रहा है, और फिर लास्ट में वो सारा एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 4 बात लिखना है और 3 कैटेगरीज को इंडिविजुअली एनालाइज करना है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में सेट है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम्स का ये स्ट्रक्चर होता है, तो आपको खट से क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये आंसर लिखना है मेरे को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जब क्वेश्चन आ गया तो कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में लिखना है, तो वो क्या होता है वो आप लिख देते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि उसका रिस्क भी लिखना है। और अगर वो अचीव हो गया तो उसके बाद हम लोग कॉस्ट लीडरशिप जैसे अचीव हो गया तो हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, या फिर हम लोग का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो कॉस्ट कम हो जाएगा तो हम लोग को क्या तो वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं लो प्राइस रखकर, या फिर हम अपना प्राइस सेम रखकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका आपको आफ्टर इफेक्ट समझाया गया था, कॉस्ट लीडरशिप का भी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का भी, कि डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है, हमारा आफ्टर अचीविंग द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारा फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा प्राइस मार्केट में चार्ज कर पाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर सेम प्राइस चार्ज करके मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। फिर उसका रिस्क भी होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का रिस्क क्या होता है और कॉस्ट लीडरशिप करने का रिस्क क्या होता है। कॉस्ट लीडरशिप का रिस्क होता है कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर लेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का रिस्क होता है कि अगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है तो कस्टमर बिगड़ जाएगा, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉम्पिटिटर्स कॉपी करता ही है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो वो सब भी आपको पढ़ाया गया, आपके नोट्स में है, बट आपके नज़र में रहना चाहिए कि मैं जब इससे जुड़ा हुआ आया तो इसको भी स्ट्रक्चर के बहाने घुसा दूँ। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा तो जैसे मैंने ऊपर में बोला ही था कि आपको बोला कि बताओ इसमें कौन सा प्राइसिंग सेट हो रहा है, तो पेनिट्रेशन बताया, और फिर आपने बताया कि प्रोडक्ट क्या नाम था उसका, स्किमिंग द क्रीम, डिफरेंशिएशन के लिए स्किमिंग द क्रीम बताया और पेनिट्रेशन बताया, ये दोनों बताया, और इसमें से जो बेस्ट है फिर उसको चुन लिया। क्यों बेस्ट चुना उसका रीज़न भी लिख दिया। इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब क्या होता है आप खाली कॉस्ट का डेफिनेशन रट के आते हो बट उसका एग्जाम्पल नहीं देते हो, तो ऑलवेज गिव एग्जाम्पल कि ये टाइप ऑफ कॉस्ट का ये एग्जाम्पल हो सकता है, और कोशिश करो कि एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन का केस सिनेरियो बनाया हो तो केस से दे के दे दो, नहीं तो अपने मन से बनाओ।
ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के बारे में क्वेश्चन लिखने बोल दिया, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड सही है कि नहीं, कॉस्ट प्लस मेथड सही है कि नहीं, शेयर्ड प्रॉफिट मेथड सही है कि नहीं। तो उसमें क्या करने का, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, तीनों को पकड़ के रखना है कि इससे ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, बट एट द सेम टाइम ये बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस, ये सब आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। ऐसे ही वैल्यू चेन या एबीएम का क्वेश्चन आया तो डिफाइन करोगे, उसकी डिटेल्स में क्या एक्टिविटीज होती है, स्टेप्स क्या होता है वो बताओगे, उसके बेनिफिट्स बताओगे और उसके क्रिटिसिज्म भी बताओगे। तो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं ऐसे डिस्कस किया कि आपको क्वेश्चंस का यूजुअली आंसर्स में मिलेगा। बट देखो, लिखना कितना है वो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं एज पर मार्क्स, और कोशिश करके कीवर्ड्स पे एम्फेसिस देना है और कीवर्ड्स को स्ट्रक्चर में डाल देना है। जैसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के लिए ये स्ट्रक्चर, आई होप आपको एक दिशा मिली हो। मैं ये सोच के नहीं आया पूरा कि आपको मैं पूरा का पूरा भी एक एक पलट पलट के दिखाऊं, बट मैं सोच के आया कि आपको एक दिशा दे दूं जिससे कि आप और आगे अच्छा सोच पाओ। जैसे आप अब एक काम कर सकते हो, खाली आपके पास जितना टाइम बचता है उसमें कोई भी लास्ट 2 टर्म का सजेस्टेड आंसर ले लो और उसको एक बार नज़र से निकालो कि वो स्ट्रक्चर उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे एक मैंने यहाँ पे लिया आपका सजेस्टेड आंसर, ये आपका यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल कॉस्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए डिस्कस ब्रीफली, डिस्कस दे दिया। ठीक है, अब जो डिस्कस बोला तो क्या करने का है, खाली आप नाम लिख दोगे इन्वायरमेंटल कॉस्ट का, नहीं, आपको इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में, एबीसी मेटल के केस सिनेरियो में इससे क्या मिल रहा है उसको कनेक्ट करो। और ब्रीफली बोला है तो बहुत ज़्यादा घुस घुस के नहीं करना है। अब लिस्ट बोल रहा है तो लिस्ट में क्या करना है, खाली लिस्ट बना देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर आप डिस्क्राइब बोल रहे हो तो डिस्क्राइब मतलब आपको जितना आइडेंटिफिकेशन के बारे में मालूम है वो सारा लिखना चाहिए। मतलब अब लेकिन बात ये कि डिस्क्राइब वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बट अगेन ये सब्जेक्ट टू 2 मार्क्स हो गया। तो 2 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब करने बोल रहा है तो बस आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट को आप और ज़्यादा खींचेंगे नहीं रबड़ की तरह, क्योंकि डिस्क्राइब वर्ड पे हम नहीं जा सकते, अल्टीमेटली थिंग्स आर लिमिटेड बाय द मार्क्स, तो आप अननेसेसरी ज़्यादा नहीं जाओगे। अब एनालाइज बोल रहा है, देखो एनालाइज 2 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स विद देयर रेलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ लिख दिया, कि अगर ये बात नहीं लिखा होता विद देयर रेलेवेंस तो भी आपको रेलेवेंस के साथ ही एनालाइज करना चाहिए। इवैल्यूएट करने बोल रहा है तो इवैल्यूएट में द स्टेप्स दैट शुड बी सजेस्टेड, तो प्रोज एंड कॉन्स बताते हुए, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हुए, ऑप्शंस बताते हुए फिर फाइनल सोल्यूशन पे आ जाना है। तो समवेयर कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी होता है कि कुछ कुछ जगह हर चीज़ आप नहीं लगा सकोगे, तो नहीं लगा सकोगे, नहीं लगा सकोगे, उतना वरी नहीं करना कि यही होगा। देखो इवैल्यूएट वगैरह का आंसर में ना को कंक्लूजन मिलता है ओवरऑल, इस तरीके से कंक्लूजन देख लेना कि स्ट्रक्चर में देखना एक इंट्रो होता है, जैसे इवैल्यूएट में देखना एक इंट्रो बना है, ये इंट्रो, ठीक है, थोड़ा सा बना दिया ये लोग, और फिर उसको डिस्क्राइब करने गया और एक एक में कंपनी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बताया कि एबीसी मेटल कैसे यूज़ करेगा, और फिर आपका ओवरऑल बता दिया। So like this I would request you to just go through 2-3 papers once and see what structures they are creating for you. So this will help you, I think this should help you. और भी इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछेगा, I'll be happy to answer and I will only pray for your success and wish you all the best. Okay, so let me know how it goes in whatever way you can. I'll wait for your review. Chalo, bye bye.